चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आपका मैथ्स पेडागोजी में चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग गणित की भाषा एवं सामुदायिक गणित वाला चैप्टर हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग सीखेंगे और खासकर इसमें हम लोग शिक्षण विधियाँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती है, कौन सा चैप्टर पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधियां काम आती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इस प्रकार से हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, प्रतीक चिन्ह हम लोग देखेंगे, ये चिन्ह किन किन गणितज्ञ ने दिए वो हम लोग सीखेंगे, किन किन सन में दिए और वो गणितज्ञ किस जगह से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। और आप लोग देखना यहाँ पर ये आपकी विधियां हैं, शिक्षण विधियां कहाँ कहाँ काम आएगी वो हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ज्यामिति पढ़ने के लिए कौन सी आपकी शिक्षण विधि काम आती है, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। 100+ क्वेश्चन हम लोग हर चैप्टर में करते हैं। तो आपके पहले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने 100+ क्वेश्चन किए थे और ये जो चैप्टर है इसमें भी लगभग आपके 100 के आसपास क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा लास्ट में लगभग 103 104 के आसपास 106 क्वेश्चन है। 106 क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो इससे पहले के जो चैप्टर है, जैसे कि मान लो इससे पहले वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, उसमें भी हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा था। जैसे चैप्टर नंबर 1 का नाम आपका जो था गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति और पाठ्यक्रम में गणित की महत्वता, ये चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोग देखिएगा इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। मैं आपको बता दूं गणित का अर्थ, उत्पत्ति, प्रमुख परिभाषाएं, मुख्य बिंदु, और इसके भी हम लोगों ने 150 के आसपास क्वेश्चन किए थे। 150 के आसपास इसके क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे। 125 के आसपास क्वेश्चन किए थे। तो ये आपके दो चैप्टर, दूसरा चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जितने दोस्त आ गए हैं सभी का स्वागत है ना। आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप लोगों को आज आराम से बैठ करके पढ़ना है ना। अगर लाइव ये चल रहा है, प्रीमियर अगर चल रहा है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें एक एक चीज में डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अगर किसी दोस्त को PDF वगैरह नहीं मिलती है, आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए, ताकि डेली की जो हम पढ़ते हैं उसकी PDF सभी दोस्तों के लिए फ्री है। वैसे हम लोग डेली शाम को 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं, 1000 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़िएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि गणित की भाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से गणितज्ञ अपने गणितीय विचारों एवं धारणाओं को आपस में एक दूसरे को बताते हैं या सूचित करते हैं। गणित की भाषा क्या है? गणित की भाषा का मतलब होता है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो गणितज्ञ है, जैसे गणितज्ञ हुए हमारे, है ना, रामानुजन हुए हैं, है ना, बहुत सारे गणितज्ञ हुए हैं, तो उनके जो विचार हैं, गणितीय विचार हैं या उनकी जो धारणाएं हैं, वो आपस में एक दूसरे को सूचित करने के लिए गणित की भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पर आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने ऐसे बता रखे हैं, जैसे कि गणित सार संग्रह जो किताब है वो किसने लिखी? तो महावीराचार्य ने लिखी। किसने लिखी? महावीराचार्य। तो यहां पर एक पॉइंट आपका ये बन जाता है, एक क्वेश्चन यहां पर तैयार हो जाता है कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो वो आपके महावीराचार्य है। तो ये चीज यहां पर आपकी बन जाती है। फिर लिखा है दोस्तों कि गणित की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी भाषा एवं प्रतीकवाद जो इसे अन्य विषयों से अलग करता है। गणित विषय के बारे में लोगों का यह नकारात्मक धारणा बना रखी है कि गणित विषय सीखने के लिए कठिन विषय है, जबकि गणित जो है सबसे सरल विषय है, क्योंकि यह तार्किक विषय है। इसमें आप तर्क लगा के सिद्ध कर सकते हैं कि गणित यहाँ पर परफेक्ट है, और आप इसके प्रूफ भी आप लोगों को पता है ना। इसलिए ये कठिन विषय नहीं है, ये एक नकारात्मक धारणा बना रखी है। परंतु सत्य बात तो यह है कि हर कोई गणित सीख सकता है ना, और हर कोई गणित सीख सकता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि गणित कठिन विषय है, हर कोई गणित सीख सकता है ना, लड़कियां गणित में पीछे हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो उसमें आपको यह लगाना है कि हर कोई गणित सीख सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा लिंडसे के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही इससे शानदार भाषा मनुष्य मस्तिष्क में इससे पूर्व पैदा नहीं हुई। ये बात किसने कही? तो लिंडसे ने कही। यहां पर क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में, क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय इससे शानदार भाषा मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा नहीं हुई। यह किसने कहा या यह कथन किसका है?
ऐसे करके वो आपको क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन बना देगा, है ना, आपके जॉर्ज बर्नार्ड, है ना, या फिर आपका इस तरीके से 4 ऑप्शन बना देगा जिसमें लिंडसे, प्लेटो, है ना, आपके 4-5 ऑप्शन ऐसे दे देगा। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि किसने कहा, तो लिंडसे ने कहा है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है, इसे ध्यान से पढ़ना है कि बच्चों को गणितीय अवधारणा समझाने के लिए भाषा की जरूरत होती है। वह खुद भी भाषा सीख रहे होते हैं, यानी गणित सीखते वक्त बच्चों को गणित के साथ साथ भाषा को भी समझना होता है। गणित की भाषा और भाषा के रूप में गणित दोनों को समझने बच्चों को काफी प्रयास करना पड़ता है। आगे बढ़े, लिखा हुआ है गणितीय भाषा के निम्नलिखित गुण हैं। इसके क्या क्या गुण हैं वो हम लोग सीखेंगे। देखिएगा यहां लिखा हुआ है कि गणित की एक अलग भाषा है जिसमें गणित के पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र और संकेतों को सम्मिलित किया जाता है। गणित की भाषा क्या है, अब इस भाषा में क्या आएंगे, पद आएंगे, प्रत्यय आएंगे, सिद्धांत आएंगे। गणित के कुछ सिद्धांत हैं, गणित के कुछ सूत्र हैं, गणित के कुछ संकेत हैं। जैसे छोटा बड़ा के लिए ये वाले इस्तेमाल होते हैं, बराबर के लिए ये होता है। अब ये किन्ने प्रयोग किए ये भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, अगला आप पॉइंट पढ़ें, लिखा हुआ है गणितीय भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उसके नाम में अंतर करती है। जैसे संख्या और संख्यांक दोनों अलग अलग हैं। गणितीय भाषा क्या है, किसी वस्तु या संकल्पना के उसके नाम में अंतर करती है ना। और जैसे भिन्न और भिन्नात्मक संख्याएं, परिमेय संख्याएं तो अलग अलग होता है ना। किसी एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित या व्यक्त कर सकते हैं। जैसे योग अगर जोड़ना है उसे हम योग भी कहते हैं, है ना, अनेक प्रकार से। उसे हम कहते हैं कि जोड़िए, है ना। उसे हम कहते हैं कि मान ज्ञात कीजिए, 5 + 5 लिख दिया और बराबर में कहा मान ज्ञात कीजिए, है ना, या कुल कितने होते हैं। तो ये सारे वाक्य जो है ये योग को दर्शाते हैं। मतलब गणित का एक गुण ये भी है कि ये एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित करता है और व्यक्त भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुधा नए विषय का संक्रिया के अधिगम में सहायक चित्र और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जोड़ने में हासिल की संख्या, अंक उचित स्थान पर लिखना, है ना, हासिल की संख्या का अंक उचित स्थान पर लिखना, ये नई चीजें हैं। अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का भी अपना एक व्याकरण है। अन्य जो भाषाएं हैं जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उसी की तरह इसका भी एक अपना व्याकरण है। इसमें भी संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि पाए जाते हैं। गणित की भाषा के मुख्य गुण है कि इसमें शुद्धता होती है ना, समग्रता, यथार्थता होती है, यानी कि सत्यता होती है। यथार्थ का मतलब होता है एग्जैक्ट। अगर 2 और 2 जोड़ेंगे तो यूं नहीं कि 4 के लगभग आ रहा है, 4 ही आ रहा है, ये यथार्थ है। सक्षमता, है ना, ये चीजें हैं। गणित में प्रदत्तों अथवा संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा सुदृढ़ होती है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, गणित में हम लंबे कथनों को गणितीय भाषा के विभिन्न संकेतकों का प्रयोग करके बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार गणित की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है जिसमें संकेतों एवं प्रतीक चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतीकात्मक रूप में प्रकट किए गए गणितीय निर्णय बहुत सारी समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता करते हैं, है ना। आगे चलकर जो कुछ भी विकास गणित के क्षेत्र में करता है वो बहुत हद तक शिक्षार्थी को गणितज्ञ भाषा और प्रतीकवाद के प्रयोग की योग्यता पर निर्भर करता है। यानी कि आगे चल के जो भी विद्यार्थी कुछ भी हासिल करता है उसमें गणित का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। लिखा हुआ है वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों के भी बहुत सारे परिणाम गणितीय भाषा और प्रतीकवाद द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। वैज्ञानिक जो खोज हुई है, आविष्कार हुए हैं, वो भी गणितीय भाषा और प्रतीकवाद द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जोड़, घटाव, गुणा, विभाजन, समानता को जाने पहचाने प्रतीकों द्वारा अंकित किया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रतीक ये भी हैं, जैसे जोड़ के लिए ये है व्यवकलन, ये नया शब्द है ना। तो ये ध्यान रखना, ये किसके लिए यूज होता है, घटाने के लिए। व्यवकलन का मतलब होता है माइनस करना, घटाना। तो ये नई चीज आपको पता चली, है ना। भाग का आपको पता है, गुणा का पता है, योग ऋण यानी कि जोड़ भी रहे हैं घटा भी रहे हैं। तो ये वाला बराबर, है ना, बराबर नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा है कि हम कहते हैं कि a/b एक साधारण भिन्न है जिसमें b डज नॉट इक्वल टू 0, हम लिखते हैं ऐसा, है ना, कि b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये वाला इस्तेमाल हम करते हैं, बराबर नहीं है ना। और इसका मतलब से बड़ा है ना, कि इससे बड़ा है ना। ये बड़ा और बराबर है, ये छोटा है, छोटा और बराबर है। ये चिन्ह आप लोगों को पता है।
अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये चिन्ह किन किन ने किस किस बुक में कब कब इस्तेमाल किए, ये चीज आपके काम की है। प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा में निम्न संकेत प्रमुख रूप से उपयोगी होते हैं। घटाने एवं जोड़ने का चिन्ह, बोहेमिया के गणितज्ञ, ये कौन सी जगह है, इसके गणितज्ञ जॉन बिडमैन ने, है ना, ध्यान रखना कि घटाने और जोड़ने का चिन्ह किसने दिया, तो जॉन बिडमैन ने दिया। वो कहाँ के हैं, बोहेमिया के, और अपनी पुस्तक में जोड़ने के लिए प्लस और घटाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया। तो ये सबसे पहले प्लस और माइनस का जो चिन्ह है वो किसने दिया, जॉन बिडमैन, जो गणितज्ञ हैं, कहाँ के हैं, बोहेमिया के हैं, है ना। और उस अपनी पुस्तक में इन्होंने ये चिन्ह का इस्तेमाल किया है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। समानता का चिन्ह, समानता का चिन्ह यानी कि बराबर का चिन्ह 1557 में रॉबर्ट रिकॉर्ड ने अपने बीजगणित की पुस्तक वैटमोन ऑफ द विथ समानता का चिन्ह का प्रयोग किया। आप ध्यान रखना कि किसने किया, सबसे पहले तो समानता का रॉबर्ट रिकॉर्डे नाम है इनका, और अपनी बीजगणित की पुस्तक जिसका नाम है वेटस्टोन ऑफ विथ में समानता चिन्ह का प्रयोग किया। तो ये आपके ये जो पॉइंट है, ये आपको जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तब आप लोगों को याद आएंगे, और जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके 100+ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तब आप लोगों को एक एक चीज डिटेल में समझ में आएगी। ये थ्योरी वाली है, ये आपको पॉइंट याद रखने वाले हैं, ठीक है, कि किसने जोड़ने घटाने का चिन्ह किसने इस्तेमाल किया, तो जॉन बिडमैन ने किया, ठीक है, ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं, है ना, एक मिनट, अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए देखिएगा, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, है ना। यहां पर देखिएगा कि समानता का चिन्ह हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिएगा कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गुणा का चिन्ह किसने दिया, तो आप देखेंगे कि सन 1631 में अंग्रेज गणितज्ञ आउटरेड, ये नाम आप याद रखिएगा। वैसे भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप के अंदर, आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप के अंदर आप लोगों ने जैसे कोर्स लिया है, जिन दोस्तों ने कोर्स ले रखा है, उनके ये पीडीएफ और ये वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ आप गुणे का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। भाग का चिन्ह लिखा हुआ है, भाग का चिन्ह 1659 में स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ जॉन एच राइन ने बीज गणित की पुस्तक में भाग के चिन्ह का प्रयोग किया। तो आपको समझ में आया। देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि प्लस और माइनस का किसने किया, जॉन बिडमैन ने, है ना, और गुणे का किसने किया, तो आउटरेड ने किया, है ना, और भाग का किसने किया, तो जॉन एच राइन। तो आप लोगों को ये चीजें, वैसे भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या आप खुद के नोट्स में एक बार अपने हाथ से अगर लिख लेंगे तो ये चीज आपको याद रह जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट है, अब इनमें आपको याद ही रखना है और कोई मात्रा इसमें चलेगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें। आगे बढ़े, लिखा हुआ है दशमलव भिन्न का प्रयोग। अब दशमलव भिन्न का प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम प्रयोग हॉलैंड के गणितज्ञ साइमन स्टेविंस ने अपनी अंक गणित की पुस्तक दशमलव भिन्न का प्रयोग किया है। यह 1585 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, ठीक है। भिन्नात्मक घातांकों का प्रयोग, अब ये किसने किया, तो फ्रांसीसी गणितज्ञ निकोल ओरेज्म ने अपनी पुस्तक एल्गोरिज्म प्रयोशनम में सबसे पहले भिन्नात्मक घातांकों का प्रयोग किया। मूल चिन्ह का प्रयोग, मूल चिन्ह कौन सा होता है, जिसमें एक राइट लगा हुआ है, ये मूल चिन्ह होता है। अब इसका सन 1525 में जर्मन गणितज्ञ क्रिस्टल रुडोल्फ ने अपनी पुस्तक कोस में मूल चिन्ह का प्रयोग किया है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है, ये पॉइंट आप लोगों को लिख लेना है, या फिर ये पीडीएफ आप लोगों के पास है तो आप इनसे यहां पर ये चीज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। और छोटे एवं बड़े के संकेत, यानी कि छोटे एवं बड़े के संकेत क्या है, छोटे बड़े का संकेत क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ लिखा 3। अब बड़ा कौन है, तो जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। तो ये 5 बड़ा है किससे, इस 3 से। तो ऐसे ये चिन्ह किन लोगों ने दिए, तो ये दिए टॉमस हेरियट ने, है ना, छोटे बड़े को दर्शाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया था। तब से ये चिन्ह जो है प्रचलन में है ना। तो छोटे और बड़े के लिए ये वाले चिन्ह होते हैं। समानुपात और अंतर संकेत, समानुपात ये है, अंतर का संकेत ये है, ठीक है, ऐसे ये अंतर होता है ना। सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज गणितज्ञ आउटरेड ने किसका, एक और गुणे का जो साइन था, यानी कि गुणे का जो चिन्ह था, ये भी आउटरेड ने दिया था, है ना, ये अंग्रेज गणितज्ञ है। घातांकों का प्रयोग सर्वप्रथम 1650 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी गणितज्ञ रेनी डेकार्ते ने घातांकों की प्रविधि का प्रयोग किया। तो घातांकों का प्रयोग किसने किया, रेनी डेकार्ते ने। ये नाम थोड़े अटपटे हैं, आप लोगों को ये याद रखना है, आप लोगों को इनको एक बार नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप लोगों के जब क्वेश्चन बने तब आप इन्हें आसानी से कर सके दोस्तों।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सामुदायिक गणित लिखा हुआ है। सामुदायिक गणित यानी कि नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि गणित का समाज में भी बहुत महत्व है ना, जो हम जिस समाज में रहते हैं उसमें गणित का बहुत महत्व है, ऐसा नेपोलियन ने कहते हुए स्पष्ट किया है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। इन्होंने सामुदायिक जो महत्व है उसके ओर जोर देते हुए कहा कि जो गणित की उन्नति और वृद्धि हुई है वो देश की संपन्नता से संबंधित है। वर्तमान औपचारिक शिक्षा द्वारा गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करना नितांत असंभव है। जो अभी गणित शिक्षा औपचारिक शिक्षा है उसके द्वारा गणित शिक्षण के जो उद्देश्य है वो पूरा करना मुश्किल है। अनौपचारिक शिक्षा का सहारा अवश्य चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और औपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक का मतलब होता है जो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। जैसे कुछ सिखाने के लिए हम अनौपचारिक चीजें का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो अपने प्रचलन में है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे प्रचलन में है जो वास्तविक तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन हम उनका प्रयोग शिक्षण के लिए कर सकते हैं। जैसे आप किसी क्षेत्र विशेष में पढ़ा रहे हैं, किसी क्षेत्र विशेष में आप पढ़ा रहे हैं, अब उस क्षेत्र विशेष में अगर आप औपचारिक रूप से पढ़ाएंगे तो बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। बच्चों से कनेक्ट होने के लिए आपको उस क्षेत्र विशेष के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप मालवा क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं तो मालवा क्षेत्र में जो चीजें प्रचलित हैं उन चीजों का इस्तेमाल करना ही अनौपचारिक शिक्षण होता है ना। इसका सहारा अवश्य चाहिए, जिसके लिए विद्यालय में स्थापित गणित परिषद का आयोजन पथ प्रदर्शन का कार्य कर सकता है। किसी भी विद्यालय में गणित परिषद की स्थापना गणित पढ़ाने वाले और उसमें रुचि रखने वाले अन्य विद्यार्थियों के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकती है। यानी कि गणित की अलग से परिषद हो, उसका स्थापना हो, तो वो पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों के लिए बहुत सिद्ध हो सकती है। आगे लिखा हुआ है, आपको यह बताएगा कि सामुदायिक जीवन के साथ गणित का संबंध निम्न रूप से स्पष्ट किया गया कि भैया अपने जीवन में गणित का कैसे सामुदायिक इसका यहाँ पर लेना देना है वो इस प्रकार से समझ में आएगा। जैसे समाज और गणित, अब समाज और गणित का क्या लेना देना है वो देखो। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गणित के ज्ञान की आवश्यकता है। गणित का ज्ञान नहीं होगा तो वो लेन देन में सक्षम नहीं हो पाएगा। लेन देन में सक्षम नहीं हो पाएगा यानी कि बाजार में कहीं गए, कुछ खरीदना है, मान लो 100 का नोट दिया, अब चीज आपकी 37 रुपए की है, अब कितने रुपए वापस मिलेंगे ये भी आपको सोचने में भी टाइम लग रहा है कि 100 रुपए दिए हैं 37 रुपए की चीज है, कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो उसमें समय लग रहा है। अगर किसी ने पढ़ा ही नहीं है, किसी को गणित का ज्ञान ही नहीं है, तो उसके लिए तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए समाज और गणित का लेना देना है। जैसे यंग जो गणितज्ञ हैं उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि भैया लौह वाष्प विद्युत के इस युग में, लौह वाष्प और विद्युत के यानी कि लोहा चारों तरफ लोहे की चीजें हैं, वाष्प यानी कि जो भाप है, और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित ही सर्वोपरि है। तो गणित सर्वोपरि है ऐसा किसने कहा? तो यंग ने कहा है। यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा, है ना। जैसे हमारा शरीर है जो जिसमें रीढ़ की जो हड्डी है, अब रीढ़ की हड्डी हमें खड़े रहने में, बैठने में बहुत जरूरी है। तो रीढ़ की हड्डी एक तरीके से इस रीढ़ की हड्डी की तुलना गणित से की है। किसने की है? तो यंग ने की है ना। तो ये चीज आप याद रख सकते हो कि रीढ़ की हड्डी वाली बात या लौह वाष्प और विद्युत वाली बात किसने की थी? तो यंग ने की थी। तो ये चीजें आप लोगों को काम आएगी। ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पॉइंट आप लोगों को एग्जाम में मदद कर सकता है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में क्या करेगा, इस तरीके से पूछेगा कि ये बात किसने कही, है ना, या रीढ़ की हड्डी की तुलना गणित से किसने की है? तो यंग ने की है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चीजें आपके काम की है। वैसे भी अभी ये थ्योरी वाली क्लास चल रही है, तो थ्योरी वाली क्लास में आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि ये किस काम का है, लेकिन ये जब आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप लोग करोगे, जैसे हर चैप्टर में हम लोग 100+ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में काम देंगे। और क्वेश्चन कब बनेंगे? जब थ्योरी आपकी कंप्लीट होगी। इसलिए थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। आदिकाल से ही गणित मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय है ना। गणित को व्यापार का प्राण, यानी कि गणित को व्यापार यानी कि जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस का प्राण यानी कि उसकी मेन जीवन ही यही है कि गणित है। अब जैसे कोई भी बिजनेस चला, अब बिजनेस से भैया कितना प्रॉफिट किया, तो वो जो प्रॉफिट आप निकालेंगे, जैसे 5 करोड़ हुआ, 10 करोड़ हुआ, 10 लाख हुआ, तो ये जो आप जिसको व्यक्त कर रहे हो वो गणित के रूप में कर रहे हो। तो इसलिए गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता कहा गया है। बहुत बढ़िया बात है।
है ना। व्यापार का प्राण भी गणित है और विज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि गणित का सांस्कृतिक मूल्य और गणित। सांस्कृतिक मूल्य क्या है? तो होगवेन के अनुसार गणित समस्या और संस्कृति का दर्पण है ना। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, समस्या नहीं होगा यहाँ पर, सभ्यता लिखा होगा, है ना। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा? होगवेन ने कहा। तो ये वाली बात आपके एग्जाम में काम देगी कि आपके ये पूछा जाएगा गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा? तो होगवेन ने कहा। ये आपको बस वहां पर आंसर लगाना है। आगे बढ़े, लिखा हुआ है गणित विषय को संस्कृति और समाज का सृजनकर्ता एवं पोषक माना जाता है। जो गणित है उसको संस्कृति समाज का सृजनकर्ता, सृजनकर्ता का मतलब होता है, सृजन का मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना। तो संस्कृति समाज को किसने बनाया? गणित ने बनाया है। और उसका पोषक यानी कि उसको पोषक बड़ा करने वाला भी क्या है? गणित है। साज समाज चित्रकला और मूर्तिकला आदि भी अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर ही निर्भर है। यानी कि जो भी मूर्तिकला है या चित्रकला है ये भी अप्रत्यक्ष रूप से, एक तो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है जैसे कि व्यापार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से गणित पर निर्भर है, लेकिन कला जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से गणित पर निर्भर है। नए नए आविष्कारों से हमारे जीवन जीने का ढंग, सभ्यता और संस्कृति पर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आगे बढ़े दोस्तों, लिखा हुआ है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य और गणित का क्या लेना देना है वो हम इसमें पढ़ेंगे कि गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक और नैतिक विकास में सहायक होता है। गणित पढ़ने से बच्चों में स्वच्छता, यथार्थता का मतलब होता है एग्जैक्ट, है ना। जो एग्जैक्ट होता है वो समय की पाबंदी, है ना, गणित की वजह से समय की पाबंदी आती है। सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा और धैर्य, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति आदि गुणों का विकास स्वयं ही हो जाता है। तो गणित का और नैतिक मूल्य का लेना देना इस तरीके से है कि बच्चों में ये सारे गुण विकसित होते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, क्या लिखा हुआ है डटन के अनुसार? डटन ने क्या कहा कि गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। व्यर्थ गप्पे, आडंबर, धोखा, छल, कपट, ये सब कुछ उस मन का कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। यानी कि गणित जो है वो तर्क सम्मत विचार, यथन कथा, सत्य पर आधारित है, लेकिन जो आडंबर, धोखा है ये आपके गणित में नहीं होते हैं। ये उस मन का कहना है जिसने गणित का प्रशिक्षण नहीं लिया, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य और गणित। तो जीवन से संबंधित मूल्य गणित में किस तरीके से है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालकों को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थन बनाना भी है। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है, जैसे आप शिक्षा जो भी ले रहे हो इसका तो आपका तो प्रमुख उद्देश्य यही है कि रोजगार प्राप्त करना और जीविका कमाने के लिए इसका मेन उद्देश्य है। अब गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक सिद्ध होता है। जैसे गणित जो है, गणित इसलिए सर्वाधिक सिद्ध होता है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसको मापने के लिए, है ना, जिसको योग्यता मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में इंजीनियरिंग, है ना, तकनीकी व्यवस्था में गणित के ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित माना जाता है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की स्थापना का आधार भी गणित ही है ना। इसलिए गणित को उद्देश्य जो यहाँ पर माना जाता है। मनोवैज्ञानिक मूल्य और गणित। अब मनोवैज्ञानिक मूल्य का और गणित का क्या लेना देना है ये आप देखें, है ना। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं यहां पर, है ना। 1 मिनट, चलिए देखिएगा, 1 मिनट, है ना। मनोवैज्ञानिक मूल्य कैसे है आप देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि देखिएगा कि गणित का शिक्षण मनोविज्ञान के विभिन्न नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण करता है। गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्तियों और आत्मतुष्टि तथा आत्म प्रकाशन के आदि मानसिक भावनाओं की तृप्ति और संतुष्टि होती है। यानी कि जो बच्चा है उसमें जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी, किसी चीज को देखते ही उसको पहचानने की, उसके बारे में जानने की इच्छा रखता है। ये भी मनोवैज्ञानिक मूल्य और गणित का आपस में सामंजस्य होता है। आगे बढ़े दोस्तों, लिखा हुआ है विज्ञान और गणित का कैसे लेना देना है। अब विज्ञान में 3 चीजें होती है। अब फिजिक्स होता है ना, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। अब तीनों में गणित का संबंध कैसे है वो यहां पर बताया है कि गणित को विज्ञान की आत्मा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर विज्ञान की आत्मा गणित को कह दें तो कोई अतिशयोक्ति या कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब विज्ञान का लेना देना गणित से ही है, गणित इसकी मूल आत्मा है ना, इस तरीके से। अब लिखा हुआ है भौतिक शास्त्र, यानी कि जो फिजिक्स होता है। अब भौतिक शास्त्र गणित का एक प्रयोगात्मक रूप है। गणित का एक प्रयोगात्मक, यानी कि अगर उसको
प्रैक्टिकल वे में यूज करें तो प्रैक्टिकल वे में हम गणित को यूज करते हैं, जैसे भौतिक शास्त्र के नियमों को समझने और प्रयोगात्मक रूप देने में गणित का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कोई E=mc² है ना, जो आपकी फिजिक्स में फॉर्मूले चलते हैं उसका भी गणित से कहीं ना कहीं लेना देना है। ठीक है। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री जो आपकी है ना, एक मिनट, आपका थोड़ा ये आगे आ गया है। हाँ, यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो रसायन शास्त्र में लिखा है रासायनिक क्रियाएं भी गणित के नियमों पर आधारित है। रासायनिक क्रिया होती है जैसे कि H2O से आपका जो वाटर होता है यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को मिलाने पर पानी बनता है। अब ये पानी बनता तो है लेकिन इसके मिश्रण को भिन्न भिन्न तत्वों के सही अनुपात पर निर्भर करता है, यानी कि आपको हाइड्रोजन कितनी लेना है ना, हाइड्रोजन कितनी लेना है और ऑक्सीजन कितनी लेना है, ये किस मात्रा में लेना है, ये गणित के लिए आपको निर्भर करता है। यानी कि गणित कि किस अनुपात में हम लोग इसको लें कि गणित का यहां पर यूज हो रहा है तो सही अनुपात में लेंगे तभी बनेगा, है ना। तो अतः इसके अनुपात यानी कि गणित का ज्ञान आवश्यक है ना। ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़े दोस्तों, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में वंश, परंपरा, जीव की वृद्धि, भोजन के तत्वों का आनुपातिक मिश्रण, तापमान का घटना, तापमान का बढ़ना आदि गणितीय क्रियाओं पर ही आधारित है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में भी गणित के प्रयोगों के बिना काम नहीं चल सकता। मनोविज्ञान में बुद्धि लब्धि, सहसंबंध, गुणांक आदि गणित द्वारा ज्ञात किए जा सके हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे IQ लेवल ज्ञात करना, है ना, तो IQ लेवल ज्ञात कर रहे हैं तो उसमें गणित का प्रयोग है, तो मनोविज्ञान में भी गणित का प्रयोग होता है। मनोविज्ञान में थेरेपिस्ट होते हैं, आपने देखा होगा, है ना, साइकाइट्रिस्ट होते हैं जो मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। मानसिक रोगों में क्या होता है, आपने देखा होगा जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कोई मान लो डिप्रेशन में चला गया, है ना, ये वैसे भी बीमारी जो है ये अपने लोगों के लिए, अपन गरीब आदमी अपने देखा होगा अपने बुखार से ही काम चल जाता है कि बुखार आ गया बस बहुत है ना। तो ये थोड़ा अलग लेवल पे होता है ना, डिप्रेशन और ये सारी चीजें। तो उसमें क्या रहता है कि डिप्रेशन को अगर ठीक कर रहे हैं तो वे थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि कोई चीजें उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इनके नंबर का इस्तेमाल करते हैं कि भैया आपको जैसे कि सोना कितना पसंद है, कितना आप सोना मतलब जो सोते हैं वो कितना पसंद है, 1 से 10 तक नंबर देते हैं। फिर उसमें जो आदमी है वो 7 टिक करता है ना। फिर उसने कहा खाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, तो 1 2 3 4 5 में से नंबर वो देता है। तो उसकी उन चीजों को मेजर करके वो एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, है ना। वो वैसे बहुत अलग चीज है, पर आप यूं समझ लो कि मनोविज्ञान का गणित से संबंध है। अब यहां लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों उपग्रहों की गति ज्ञात करने, एक दूसरे के बीच दूरी ज्ञात करने, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की गणना, दिन रात का बनना, ग्रहों पर मानव का प्रभाव आदि गणित की ही आवश्यकता होती है। इन सारी चीजों में भी गणित की ही आवश्यकता होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भूगर्भ शास्त्र यानी कि पृथ्वी के गर्भ, पृथ्वी का जो पृथ्वी होती है इसके 3 हिस्से होते हैं, है ना। इसको अगर काट के इस प्रकार से देखा जाए तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, है ना। ये हम लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा, ये आपको पता होगा ना, क्रस्ट होता है जिसमें यहाँ पे लावा पाया जाता है, फिर यहाँ मेटल पाए जाते हैं, फिर ये सारी चीजें, है ना। तो इसमें भी खोज, उनका विश्लेषण करना, ये सब गणित पर आधारित है। तर्कशास्त्र भी गणित पर आधारित है। कला का भी खुदाई एवं चित्रकला का कार्य रेखा गणित की आकृतियों के साथ हुआ है, इस प्रकार से गणित संबंधित है। अर्थशास्त्र और वाणिज्य, अर्थशास्त्र और वाणिज्य तो पूरा गणित पर ही निर्भर है। अर्थशास्त्र के नियम गणित पर ही आधारित है। व्यापार में उतार चढ़ाव, अर्थव्यवस्था, लाभ हानि आदि की जानकारी गणित नियमों पर ही निर्भर करती है। बैंक, उद्योग, धंधों, स्टॉक शेयर, आय, वाणिज्य, ये सब कुछ गणितीय गणना पर आधारित है। तो बीमा कंपनी का भी संपूर्ण कार्य गणित के द्वारा ही होता है। ये सारी चीजें, ये PDF आप लोग वैसे भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो ये PDF ऐप के अंदर अवेलेबल है ना। तो अगर आपने कोर्स ले रखा है तो ये PDF आपको अवेलेबल है, आप ये पढ़ सकते हैं, है ना। अब लिखा हुआ है गणित शिक्षण की विधियां। अब कौन सी विधि कहां काम आती है ये आप लोग देखना। खेल एवं मनोरंजन विधि, ये छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि कौन सी है, तो छोटी कक्षाओं में खेल विधि अगर होगी तो बच्चे जो है आपके इसमें इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे। तो खेल विधि सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, छोटी कक्षाओं के लिए, है ना। और बड़ी कक्षाओं की अगर बात करें, बड़ी कक्षाओं में व्याख्यान विधि भी आ जाती है ना। ये सारी चीजें हैं। आप यहां देखना कि रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है ना। तो विश्लेषण विधि, एक विधि होती है विश्लेषण, है ना, एक होती है संश्लेषण, है ना।
मैं कहीं पढ़ रहा था, है ना, कोई सर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि विश्लेषण और संश्लेषण में क्या फर्क होता है। विश्लेषण का मतलब होता है उसको विश्लेषण करना, उसको अलग अलग करके देखना, है ना। तो कोई चीज है जिसको 3 हिस्सों में तोड़कर देखा गया, है ना, तो वो विश्लेषण हो गया उसका। और मान लो 3 चीजें अलग अलग हैं, उनको जोड़ करके एक बनाया गया तो संश्लेषण हो गया। तो ये विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में ये फर्क होता है। जैसे कि आगे लिखा हुआ है, बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि। आगमन में भी ये होता है, आगमन और निगमन में यह फर्क है कि आगमन में उदाहरण से उस नियम की ओर जाते हैं और निगमन में डायरेक्ट नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। नवीन प्रश्नों को हल करने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आगे लिखा हुआ है, स्वयं खोज कर अपने आप सीखने की विधि को क्या कहते हैं? अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, है ना। जो खुद खोज कर आप सीखते हैं उसे अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब ही होता है खोज करना, है ना, या पता लगाना, कुछ डिस्कवर करना। तो अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना। लिखा हुआ है, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो खेल विधि है। अब शारीरिक विकास अगर करना है तो खेल विधि ही सबसे ज्यादा कारगर साबित होगी। यहां पर लिखा हुआ है, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि है। ज्यामिति में आपके जो प्रश्न आते हैं, ज्यामिति में आपके जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि मान लो आपके इस तरीके से आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको ये बाहर वाला कोण पूछ लिया है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। तो आपको पता है कि ये वाला कोण, अगर आपको ये कोण 70 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, तो ये कोण आप निकाल सकते हैं। ये कैसे निकला भैया? विश्लेषण हमने किया कि भैया एक सरल रेखा पर वैसे तो पूरा कोण 360 होता है, अगर सरल रेखा अगर एक घूमी तो इसमें ये कोण 180 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 180 डिग्री का है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये 70 30 हो गया तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया तो ये बाहर वाला 100 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आपके ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। दोस्तों, सर्वाधिक खर्चीली विधि, सबसे खर्चीली विधि कौन सी है? तो प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है? बहुत सारी चीजें लाना पड़ती है। जैसे प्रोजेक्ट दिया गया है तो प्रोजेक्ट में आपको मान लो प्रोजेक्ट दिया कि अलग अलग जगहों पे जाना है, अलग अलग बैंक में जाना है ना, और आप लोगों को वहां से कलेक्ट करना है कि दिन का कैश कितना ये हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट विधि हो गई। अब इसमें क्या है? आपको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना, बैंक जाना पड़ेगा, वहां जाने आने का खर्चा होगा। तो सबसे खर्चीली विधि जो है वो प्रोजेक्ट विधि होती है। दोस्तों, ऐसे ऑप्शन आपके बनेंगे, आपको ये सारी चीजें उसमें टिक करना है, ये सारी चीजें उसमें देखना है। लिखा हुआ है, बीज गणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है समीकरण विधि। बीज गणित यानी कि अलजेब्रा, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। तो उसके लिए समीकरण विधि सबसे उपयुक्त विधि होगी। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है, सूत्र रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि है। अब ये कैसे है दोस्तों? तो आगमन विधि जो है सूत्र रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, तो ये आपका जो आकृति मैंने बनाई है ये कौन सी है? तो आपका जवाब आएगा, मैंने जैसे ये बनाया, आप कहोगे सर ये आयत है। इंग्लिश मीडियम वाला कहेंगे सर ये रेक्टेंगल है। ठीक भैया, अब मैंने कहा कि इसकी लंबाई 10 है, इसकी चौड़ाई 5 है। अब एक प्रश्न बनता है कि इसका परिमाप क्या है। अब इस परिमाप को दोनों विधियों से सीखेंगे कि आगमन विधि से कैसे निकालते हैं, निगमन विधि से कैसे निकालते हैं। आगमन विधि का मतलब क्या होता है? आगमन विधि का मतलब होता है बिल्कुल रो, स्पष्ट, यानी कि बिल्कुल आपका बेसिक से। अब जैसे परिमाप का हम अर्थ निकाले, परिमाप का मतलब होता है, परि का मतलब बाहर, माप का मतलब उसको जोड़ना। तो बाहर बाहर से अगर इसको जोड़े तो कितना हो रहा है? ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। अब इसका परिमाप करना मैंने आपको बताया था कि परिक्रमा कर लेना ही परिमाप होता है। तो आपने इसको जोड़ा कि भैया ये भुजा 10 है, 10 जोड़ी, फिर ये जोड़ी 5, फिर आपने 10 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, तो परिमाप आपका कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 10 5 15, 10 5 15, 30 आ गया। अब ये हुआ आगमन विधि से। अब निगमन विधि ये कहलाती है कि सूत्र रचना करना है, तो आपने देखा कि आप 2 बार लंबाई जोड़ रहे हो, तो आपने लिखा 2 बार लंबाई लिखी आपने, फिर आपने कहा 2 बार चौड़ाई जोड़ रहे हैं, 2 बार चौड़ाई जोड़ रहे हैं, तो आपने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपका एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर कि 2 इंटू एल प्लस बी, आपका जो परिमाप है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये आपका डायरेक्ट निगमन हो गया। ये निगमन विधि है कि आपने डायरेक्ट सूत्र लगा दिया, और आगमन विधि ये है कि आपने उसको बेसिक से किया,
है ना, उदाहरण के थ्रू आप लोग निष्कर्ष पे पहुंचे, तो ये सारी चीजें आपके आगमन विधि में इस्तेमाल होती है। आगे लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो प्राथमिक स्तर पर कौन सी है? खेल विधि हो जाएगी, है ना। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विश्लेषण विधि, जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वो विश्लेषण विधि की वजह से हुए हैं। विश्लेषण किया गया, उसमें निष्कर्ष निकाले गए कि भैया ऐसा करने पे ऐसा हो रहा है, तो ये निष्कर्ष निकालने पे वैज्ञानिक आविष्कार जो है उनके लिए सर्वाधिक बढ़ावा किस विधि ने दिया है? और विश्लेषण विधि ने दिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखना कि गणितीय सिद्धांतों की कृति, है ना, गणितीय सिद्धांतों की कृति लीलावती की रचना गणितज्ञ ने की थी। किसने कर दी? भास्कराचार्य। हम लोगों ने सीखा भी था, है ना, कि लीलावती, जो हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने 125 प्रश्न किए थे। उन प्रश्न में एक प्रश्न था आपका, अगर आपको याद हो तो वहां पे प्रश्न था कि लीलावती की रचना किस गणितज्ञ ने की है? तो भास्कराचार्य ने की है। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, ये हम लोगों ने चैप्टर शुरू हुआ तभी पढ़ लिया था, है ना, ये चीज समझ में आ रही है। भारतीय गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वाक्शाली हस्त ग्रंथ जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और गणित से लेना देना किस वेद में है? तो आपका ऋग्वेद जो है वो गणित का उसमें उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय गणित का सबसे प्राचीन साइलेंट रीडिंग किसने? ब्राइन ने दी है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर बौद्ध स्तर का प्रतिमान किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। कंस्ट्रक्टिव शैक्षिक तकनीकों मृदु उपागम दिया गया सिल्वरमैन ने, है ना। गणित सह अनुदेशन कार्य विधि का प्रवर्तक किसको माना जाता है? लॉरेंस एम स्टाब्लूरो। ये नाम आप लोगों को याद रखना होगा, ये नाम थोड़े अटपटे हैं, इनकी जगह मान लो मदन लाल होता तो आप जरूर याद रखते, पर ये नाम क्योंकि अपने इधर के नहीं है, ये नाम उधर के हैं, तो थोड़ा याद करने में समस्या आपको हो सकती है। पर आप लोगों को नोट्स बना लेना है, इनको लिख लेना है, ये आपके काम आ सकते हैं। अवरोही अभिक्रम का विकास 1962 में किया गया, किसके द्वारा? थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा किया गया। तो ये चीज भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला आप देखें, व्यक्ति से अनुदेशन की एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसे अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है डेविड आसुबेल को। फिर लिखा है शैक्षिक तकनीक का प्रयोग हुआ ब्रायन मोर द्वारा इंग्लैंड में। ब्रायन मोर ने इसका प्रयोग किया, शैक्षिक तकनीकी जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ, तो ब्रायन मोर द्वारा किया गया। फिर आगे लिखा हुआ है संख्यात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है ग्राफ पे आप संख्यात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं कि जैसे कि सप्ताह के 7 दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, इस दिन 10 लोग आए, इस दिन 15 व्यक्ति आए, इस दिन 20 व्यक्ति आए, तो उनको इस प्रकार से ग्राफ पे आप समझा सकते हैं। मैंने आपको आपके कोर्स में जो आपका दंड आरेख वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा रखा है कि कैसे ग्राफ का इस्तेमाल होता है, कैसे इसके प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में दंड आलेख के क्वेश्चन या बार ग्राफ के क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, वो मैंने उसमें आपको बता रखा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े, और यहां लिखा हुआ है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? प्रत्यक्ष अनुभव है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस आप कराते हैं। जैसे मान लो आपने ज्यामिति पढ़ा है, तो आप ज्यामिति के लिए ऐसे आकार ढूंढ करके लेकर आए, जैसे बॉल लेकर के आ गए, है ना, ये सारी चीजें लेकर के आ गए, तो प्रत्यक्ष अनुभव जब होगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जब होगा, तो वो आपका सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कहलाएगी। प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर दिया किसने? शिक्षा शास्त्री पेस्ट्रोलॉजी ने। कोरे शब्द ज्ञान को महत्वहीन घोषित किया किसने? रूसो और कॉमेनियस ने। ये सारी चीजें हैं। अब लिखा है दृश्य संसाधनों के प्रयोग से अपने शिक्षण पद्धतियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया फ्रोबेल और मोंटेसरी ने, है ना। फ्रोबेल ने आपका खेल विधि का भी ये जनक है ना। चलिए कि मौखिक कार्य का सर्वाधिक प्रयोग छात्रों को मानसिक विकास करने में त्रिकोणमिति गणित में, है ना। अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में जो अज्ञात है उसको ज्ञात करने की ओर अग्रसर हम होते हैं, ताकि विश्लेषण करके हम वो ज्ञात कर सके। शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, वही सक्रिय रहता है, ये व्याख्यान विधि में होता है। व्याख्यान विधि क्या होती है? व्याख्यान विधि वो होती है दोस्तों, जिसे किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, मान लो मैं बड़ी कक्षाओं में यह प्रयोग होता है, अधिकतर बड़ी कक्षाओं में इसका प्रयोग होता है। व्याख्यान विधि में कुछ नहीं होता है, बस व्याख्यान करना मतलब उसको बताना, बस जैसे कोई घटना है, उस घटना का विवरण में दे रहा हूं, किसी घटना का विवरण में दे रहा हूं, मान लो कुछ पढ़ा रहा हूं, मान लो आपको जैसे व्याख्यान विधि, जैसे गणित पेडागोजी में मान लो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको हार्डी रामानुजन संख्या के बारे में बताया। हार्डी रामानुजन संख्या आप भूले तो नहीं, 1729 है, तो उसके बारे में मान लो मैंने व्याख्यान किया, मैंने बताया कि भैया जब हार्डी जो है, हार्डी वैसे तो रामानुजन के गुरु हैं, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, है ना। जब
रामानुजन बीमार थे, अस्पताल में थे, तो हार्डी जो उसके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, वो उनसे मिलने आए थे। तो गुरु थोड़े उदास थे, तो रामानुजन जी ने पूछा कि गुरुजी उदास क्यों हो, क्या हुआ? तो गुरुजी ने कहा कि देख, मैं जिस टैक्सी में आया हूँ उस टैक्सी का नंबर जो है वो 1729 है। टैक्सी का नंबर क्या है? 1729 है। तो ये व्याख्यान विधि में कुछ नहीं करना है, टीचर केवल बोलता रहता है और स्टूडेंट वहां पर बैठे बैठे सुनते हैं और उनको समझते हैं। तो ये व्याख्यान विधि होती है ना। तो इस तरीके से 1729 हम लोगों ने पढ़ा था। आगे बढ़े दोस्तों, और यहां पर क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे। बड़ी कक्षाओं में जब किसी के जीवन परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हार्डी रामानुजन संख्या में मैंने रामानुजन के जीवन से परिचय आपको कराया, तो उसके लिए कौन सी उत्तम विधि है? तो व्याख्यान विधि यहां पर सबसे उच्चतम होती है, सबसे उत्तम होती है। सैद्धांतिक कार्य के लिए साथ साथ अभ्यास के लिए सर्वोत्तम विधि अधिन्यास विधि। और प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण स्मृति केंद्र होना चाहिए, जिसका आधार होता है पुनरावृत्ति। स्मृति केंद्रित होने के लिए, अंकगणित में शिक्षण स्मृति केंद्रित होने के लिए पुनरावृत्ति जरूर करना पड़ती है। यानी कि पुनरावृत्ति यानी कि उसको बार बार अगर आप पढ़ाया जाएगा तो वो स्मृति में कैद हो जाएगी, वो याद रहने लग जाएगी दोस्तों। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आप देख लो कि निम्नलिखित में से आगमन विधि का सही क्रम क्या है। आगमन विधि हम लोगों ने अभी सीखी, आगमन विधि क्या होती है। तो आगमन विधि में सामान्यीकरण होता है, अवलोकन होता है, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, परीक्षण में जा। तो इसका क्रम कौन सा सही होगा? तो बहुत शानदार क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। जो दोस्त कोर्स वाले हैं, वैसे तो ये कोर्स में ही चल रहा होगा, और मान लो ये YouTube पे चल रहा है, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप लोग 9893800651 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी मैथ्स पेडागोजी की, और अगर आप चाहें तो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल शानदार कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। उस कोर्स के अंदर मैथ्स और पेडागोजी दोनों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई गई है दोस्तों। चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, है ना। नेक्स्ट वीडियो, अब इस चैप्टर 2 हम लोगों ने शुरू कर दिया, आपके आगे की क्लासेस में आएगी। अब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ऐसे करके ये पूरा हम लोग जल्दी ही इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, गुड बाय दोस्तों। ठीक है।